हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉल्स थ्योरम का। उसमें एक टॉपिक हम लोग को रह गया था मीन वैल्यू थ्योरम। उसी को बोलते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर कहता क्या है जरा सा समझते हैं पहले। तो जैसे जो प्रीवियस क्लास में हम लोग रॉल्स थ्योरम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां समझ रहे थे कि एक कर्व है इस तरह से, फंक्शन का एक कर्व हो गया, कंटिन्यूअस है, मींस कहीं पर फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप में देखे थे कहीं पर कॉर्नर फॉर्मेशन नहीं हो रहा एक्सेप्ट एंड पॉइंट, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है थ्रू इट्स डोमेन। उसके बाद हम लोग बात किए थे तो एक ऐसा पॉइंट और इसमें एक और आया था हम लोग को कि एंड पॉइंट का वैल्यू सेम है, यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी आएगा, ए और बी, जिसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को x इक्वल टू ए है और यहाँ x इक्वल टू बी है। तो इस दोनों के बीच में एक पॉइंट सी हम लोग को ऐसा आएगा जहां टेंजेंट जो है पैरेलल होगा, मींस dy by dx का वैल्यू dy by dx एट x इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग को आया था। वहीं पर लिख रहे थे हम लोग f डैश c इक्वल टू 0। ये तो बात हो गई हम लोग को रॉल्स थ्योरम का। अब समझते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी यही है, जस्ट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। देखिए, एक फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है मींस कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, और डिफरेंशिएबल है मींस कहीं पर कॉर्नर नहीं है। लेकिन यहां एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं रखते हैं। तो सपोज कीजिए कि कर्व आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, इस तरह से कर्व मिला है ऐसा। अब समझिए, तो फंक्शन इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट x इक्वल टू ए बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग x इक्वल टू b बोल रहे हैं। तो यहां जो पॉइंट आएगा हम लोग को फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां पर हम पॉइंट दे सकते हैं a एफ ए, और यहां पॉइंट आएगा b एफ बी। तो हम लोग को पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, एक कॉर्ड जो ए एफ ए और बी एफ बी को ज्वाइन कर रहा है। कर्व के बीच में जो ए और बी है पॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट हम x ऐसा लेते हैं, सॉरी x यानी कि x इक्वल टू सी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट c हम लोग इस तरह से लेते हैं जहां पर टेंजेंट इस कोर्ड के पैरेलल है। तो समझ सकते हैं कि इस कोर्ड के पैरेलल यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। एटलीस्ट वन पॉइंट तो ऐसा होगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये कर्व इस तरह से डाउन नहीं हुआ है, तो कर्व ऐसा तो हो ही सकता है, आपको एटलीस्ट मान लेते हैं, तक रखते हैं हम। तो यहां पर जो एक लाइन आएगा ये तो पैरेलल होगा इसके कोर्ड के। तो कोर्ड के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो इस टेंजेंट का आखिर स्लोप कितना होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप वही होगा जो कि इस कोड का स्लोप होगा। तो इस कोड का स्लोप कितना होगा, तो इस कोड का स्लोप निकालने के लिए आते हैं हम लोग यहां, और देखिए
ये वैल्यू तो हो गया पूरा आपको एफ बी, ये वैल्यू आपका हो गया एफ ए, मीन्स इस वैल्यू को हम कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, और यहां आ गया आपको बी माइनस ए, ये हो गया और यहां बी हो गया। तो स्लोप, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हो जाएगा हम लोग को एफ बी माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। कुछ इस तरह से आएगा हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे समझते हैं। तो यहां कहने का मतलब आ गया हम लोग को कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स नो पॉइंट, नो ब्रेक बिटवीन ए एंड बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल in interval AB means function has no corner between A and B except in point. Then at least one point lies between A and B for which dy by dx equal to ऐसा ना चाहिए हम लोग को, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो देखिए यहां से अगर स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, if a function fx फर्स्ट नंबर समझते हैं, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज फंक्शन continuous at every point between A and B। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, that is function has no corner at any point except corner at any point between A and B, except end point. Then at least one point C lies between A and B for which dy by dx at x equal to C equal to fb minus fa b minus a, और C where C greater than A less than B। ये हो गया आप लोग का स्टेटमेंट। और रीजन क्या आना चाहिए था, क्यों आया, उसके लिए आपको ये डिस्कशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में इसमें। तो यहां कहने का मतलब ऐसा आया कि अगर कोई फंक्शन है, या इसी को कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक समझ लीजिए। जैसे जो हम लोग dy by dx लिखे हैं, तो यहां आप लिखते हैं f डैश c
इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो हम लोग को अगर लैग्रांज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को पॉइंट सी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे, डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम लोग पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गया है? इस पर प्रॉब्लम देखते हैं क्या कहता है। अब हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन f(x = x³ - 2x² - x + 3 इन इंटरवल 0 and 1। इसमें हमको रॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो समझते हैं इसमें हम सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो आप f' कैलकुलेट करिए पहले। तो क्या आ जाएगा? पहले f(x) लिख लेते हैं हम यहाँ पर। f(x = x³ - 2x² - x + 3। तो f' का वैल्यू कितना आएगा? 3x² माइनस 4x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखिए इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। So f(x) define for x belongs to real number, या फिर ऐसा कर सकते हैं डिफाइन फॉर ऑल x belongs to real मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है। तो अब लिखेंगे hence f(x) continuous in क्लोज इंटरवल 0 1। जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। f(x) डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0। अब आते हैं f(a) और यानी कि f(0) और f(1) का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 0 वैल्यू डालते हैं तो 0 0 0 यानी क्या आ जाएगा हम लोग को 3 और 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 2 - 1 + 3 यानी कि 1। तो देखिए अब समझते हैं अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम f(x) का वैल्यू f(1) या f', इसी को हम c बोलते हैं। f(1) माइनस f(0) बाई 1 - 0 f'(c). तो जहां जहां x है वहां हम c पुट करेंगे। तो देखिए यानी कि 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 1 - 3 बाई 1 - 0 यानी कि -2। तो 3x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लेते हैं x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 और x माइनस 1। तो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1। तो देखिए 1 तो 0 और 1 के बीच में लाइज नहीं हो रहा है, लेकिन 1/3 0 और 1 के बीच में लाइज है। तो यहां लिखेंगे सो 0 लेस देन c इक्वल टू, यहां हम गलत कर दिए हैं, यहां c होगा। c होगा यहाँ और c इक्वल टू 1/3
लेस देन 1। अब लिखेंगे यहां से हेंस वेरीफाई रॉस थ्योरम, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम कहने का मतलब क्या था, कि मीन वैल्यू का आखिर क्या रिजल्ट था इसका जो हमको सब जरूरत पड़ा। तो वही कहने का मतलब था कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर एक हम टेंजेंट ऐसा डाल सकते हैं जो कोर्ड के पैरेलल हो, और अगर रोल्स थ्योरम में आते हैं तो कर्व पर हम एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम था। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ पार्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ने के लिए आएंगे आपको रेट ऑफ मेजर। रेट ऑफ मेजर। इसके बाद आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल, इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन, और मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये 5 टॉपिक इसमें पढ़ना है, आपको कवर अप करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रेट ऑफ मेजर से। तो बाकी हटा देते हैं हम, और देखिए रेट ऑफ मेजर जो हम लोग पहले पढ़े थे dy बाई dx, तो हम लोग अगर dy बाई dx, तो dy बाई dx कहने का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हम लोग को इसी तरह का जरूरत पड़ेगा, यानी कि हमको एरिया कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू साइड। तो हमको उस अनुसार यहां पर फॉर्मूला को वेरी और करना होगा। दूसरी बात, आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो देखिए वेलोसिटी कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कर सकते हैं v इक्वल टू ds बाई dt एज वेलोसिटी। अगर हम यहां पर बात करें एक्सेलरेशन का, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। तो जिस रेट से हमको वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह से जनरली हम लोग कहने का मतलब आया dy बाई dx मींस कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, पहले इसमें वो देखेंगे और हम लोग को दिया हुआ क्या है वो समझेंगे। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इसका और समझते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 एक्सरसाइज। फाइंड द रेट ऑफ चेंज
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमको सर्किल का एरिया का रेट निकालना है चेंजिंग होने का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मीन्स हमको फाइंड करना है dA बाई dr इक्वल टू भाग। तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आपको यहाँ एरिया, वॉल्यूम जो भी पढ़ रहे हैं, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब का फॉर्मूला का यूज आपको होगा। वो फॉर्मूला आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम लोग ये पढ़े हैं। और हमको चाहिए एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां हम लोग को आया dA बाई dr, पाई कांस्टेंट हो गया, dr स्क्वायर बाई dr। तो dA बाई dr पाई dr स्क्वायर मीन्स 2r मीन्स 2 पाई r। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां dA बाई dr का वैल्यू हो गया 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई। आपको यही आंसर आया। अब हमको अगर यूनिट देना चाहते हैं कि यूनिट क्या होगा, तो देखिए एरिया बाय रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। तो यहां कर सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस तरह से बी में आते हैं तो dA बाई dr 2 पाई, r का वैल्यू 4 मीन्स 8 पाई। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग को दिया हुआ है dr बाई dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से हमको रेडियस इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगा। तो देखिए हम लोग को जो फाइंड करना है dc बाई dt। तो देखिए हम लोग c इक्वल टू क्या पढ़े हैं 2 पाई r। तो dc बाई dt इक्वल टू 2 पाई dr बाई dt। यानी कि यहां हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो dc बाई dt 2 पाई, dr बाई dt का वैल्यू आप लोग के पास है 0.7 यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप लोग का आंसर हो गया। सरकमफ्रेंस 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक समझिए क्वेश्चन यहां, द रेडियस ऑफ एयर बबल। अब यहां समझिए बबल मीन्स स्फीयर। तो द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी dr बाई dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट, किस रेट से, वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज dt बाई dt व्हाट, कब, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को है, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े हैं 4/3 पाई r क्यू। तो
तो dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया हम लोग का, 3r² और dr बाई dt, या फिर यहां लिख देते हैं थोड़ा सा हम, डिफरेंशिएट both side with respect to t, तो dv by dt इक्वल टू 4/3 पाई dr³ by dt। तो यहां हो गया dv by dt 4/3 पाई 3r² और dr by dt, ये कट गया आपका, तो dv by dt 4 पाई r² dr by dt। अब r का वैल्यू 1/2, सिर्फ dr by dt का वैल्यू 1/2, तो 4 पाई और r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 और इंटू 1/2, तो आ गया dv by dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको वॉल्यूम जो है बबल का 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से आपको इंक्रीज होगा। अगर रेडियस 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है तो एट इंस्टेंट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर r 1 सेंटीमीटर है तो, अगर 2 होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 अप्लाई करेंगे, 4 होगा 4 अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह का डिमांड होगा हम लोग उस तरह का फॉर्मूला और वैल्यू अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और ही प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।